अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हॉट सीट विद राशिद के नए एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत है आपका होस्ट राशिद नसरुल्लाह। दोस्तों, आज शो में जिस शख्सियत को हमने मदऊ किया है वो एक जाने पहचाने मारूफ एंकर डॉक्टर दानिश। तो जी डॉक्टर साहब, हम आपके पास आते हैं शो में। खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नसरुल्लाह। जी थैंक यू। सबसे पहले नाजरीन को बता दें, कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पे हम आवाज का थोड़ा डिस्टरबेंस रहेगा, उसके लिए पेशगी माजरत। तो जी डॉक्टर साहब, बहुत से नाजरीन ने एक सवाल आपके लिए भेजा है, वो आपके सियासी सफर के बारे में जानना चाहते हैं। जी, सियासी सफर के हवाले से तो और सहाफती भी, सियासी सफर या मीडिया के हवाले से आप जी सहाफती सफर जी। अच्छा, देखिए, मीडिया के हवाले से मेरा ताल्लुक अब 12 साल हो गया है, और एज ए एंकर, क्योंकि एक बात बिल्कुल सही है और क्लियर है कि हर जर्नलिस्ट जो है एंकर हो सकता है, लेकिन हर एंकर जर्नलिस्ट नहीं होता जी। अच्छा, एंकर के लिए जरूरी नहीं है कि वो जर्नलिज्म के लिहाज से उसने डिग्री ली हो। तो पूरी दुनिया की तारीख में या मुख्तलिफ जो डिक्शनरी है, अगर उसको हम उठा के देखते हैं तो उसमें एंकर की जो डेफिनेशन है उसमें यह है कि जो प्रेजेंटेशन, जिसके पास नॉलेज हो, जिसके पास प्रेजेंटेशन हो, जिसके पास रिसर्च हो, जो इन चीजों को बेहतर तौर पे आपके सामने इंफॉर्मेशन के तौर पर ला सकता है। अब तो जर्नलिज्म के बगैर सोशल मीडिया ने एक मोबाइल अगर आपके पास हो तो हर आदमी जर्नलिस्ट हो जाता है। 12 तो मेरा जो सफर है वो ये है कि मैंने 12 साल पहले न्यूज़ 1 से अपना मीडिया का सफर स्टार्ट किया था एज ए एंकर, और उसके बाद तकरीबन 2-3 अहम चैनल्स पे मैंने काम किया। सबसे बड़ा जो चैनल है, यानी सबसे ज्यादा जो मैंने काम किया वो तकरीबन 8-8.5 साल मैंने किया, वो ARY न्यूज पे किया। इसके अलावा मैंने 92 चैनल और उसके साथ चैनल 24 और थोड़े अरसे के लिए, मैं बहुत थोड़े अरसे के लिए बोल चैनल या आज चैनल पे रहा। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सफर जो था वो ARY न्यूज के साथ रहा, और वहां मैंने तकरीबन 8 साल, 8-8.5 साल एज ए एंकरिंग, तकरीबन 8 बजे और 10 बजे का शो मैंने किया। ठीक, ARY न्यूज पे शो किया, चैनल 24, न्यूज़ 1, आज न्यूज, और ऑफ एयर हुए ताजा तरीन 92 न्यूज से। और आपने कहीं लिखा कि वो PTI हुकूमत के जेरे अताब आ गए। वो क्या वजूहात है, नाजरीन जानना चाह रहे हैं। ये जो खबर है वो यहाँ तक तो थी कि मेरे ट्विटर पे मैंने ये बताया था कि PTI की हुकूमत ने जो है वो प्रेशर किया और इस तरह से ऑफेयर हो गया। आप पूछ रहे हैं तो चले मैं बता देता हूँ आपके नाजरीन को। असल में हमने जब एज ए एंकर मैंने जिस तरह बताया कि मैंने 12 साल से हम काम कर रहे हैं मीडिया में, तो तकरीबन 3-4 हुकूमतों को फेस करने का मौका मिला। ठीक, मुशर्रफ साहब का दौर हमने देखा, ज्यादा उसमें नहीं थे हम, लेकिन जरदारी साहब का और नवाज शरीफ साहब का दौर हमने फुल फ्लैश 5 साल हमने एज ए एंकरिंग हमने की उसमें। अब उसमें जो सूरत हाल थी वो ये बताना मैं जरूर चाहूंगा कि मुशर्रफ का दौर वो था जब क्रिएशन हुई थी मीडिया की, वो उनका एक बहुत बड़ा कारनामा है। और वही मीडिया जो जब वो उन्होंने क्रिएट किया तो वो उनके लिए जहमत बन गया
और उनकी हुकूमत के जाने में मीडिया का एक बहुत अहम रोल है। उसके बाद पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की जो 5 साल की हुकूमत आई, हमें ये कहना पड़ता है कि हमने उसमें, क्योंकि हुकूमत ही अवाम के मसाइल का हल उनके पास होता है, कॉन्स्टिट्यूशनली हुकूमत के पास ये इख्तियार होता है कि वो अवाम के रोजी की, सिक्योरिटी की, इंसाफ के, उनके सारे मसाइल का हल। अगर आप बेसिक राइट्स आइन का देखें, कॉन्स्टिट्यूशन का 4 से लेके 25 तक आर्टिकल है जो ये बताता है कि अवाम के जो राइट्स हैं उनके सारे के सारे राइट्स देने का इख्तियार हुकूमत के पास है, अपोजिशन के पास नहीं है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम अवामी मसाइल को लेकर जब हुकूमत की तरफ आते हैं तो हम बहुत सख्त क्रिटिक्स करते हैं हुकूमत के ऊपर। तो ये 5 साल हमने नवाज शरीफ दौर में, 5 साल हमने जरदारी दौर में बहुत सख्त क्रिटिक्स की। ठीक। और आज हमें ये कहते हुए कोई हिर्ज नहीं है कि उन दोनों पॉलिटिकल हुकूमतों ने हमारी सख्त तरीन तनकीद को फेस किया, नाराज भी हुए होंगे, लेकिन उनका वो रवैया नहीं रहा जो आज की एक जमहूरी हुकूमत का है। मियां नवाज शरीफ साहब का दौर या आसिफ अली जरदारी साहब का दौर, जब हमने अवामी मसाइल उठाए, जब हुकूमती इश्यूज को उठाया, जब हमने उन पर हमने कभी किसी के जात पर कभी पर्सनल अटैक कभी नहीं किया। हमने हमेशा इश्यूज उठाया और इश्यूज के ऊपर सख्त तरीन इश्यूज उठाया। और ये भी हुआ कि हमने इतना सख्त उठाया कि हो सकता है कि पीएमएलएन के लोग और पीपल्स पार्टी के लोग बहुत नाराज हुए, लेकिन उन्होंने कभी हमारे प्रोग्राम में आने से मना नहीं किया, ना उन्होंने गालम गलोच की, ना उनके व्यूअर्स ने इस हद तक गए कि हमें ये कभी महसूस नहीं हुआ कि ये हम जो एंकरिंग कर रहे हैं, इसका हम जो मुल्क और अवाम के लिए कर रहे हैं, तो ये लोग कैसी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरीके से हुकूमत ने कभी प्रेशराइज नहीं किया, कभी चैनल ने हमें ये नहीं कहा कि हुकूमत ये चाहती है कि आप जो है उनके फेवर में प्रोग्राम करें, कभी नहीं कहा। लेकिन बदकिस्मती से ये जो मौजूदा पीटीआई की हुकूमत है, हालांकि इस हुकूमत को लाने में चंद बल्कि बहुत बड़ी तादाद मीडिया में ऐसे लोगों की है जिन्होंने इनको बहुत सपोर्ट किया है, और शायद उनकी वजह यह थी कि 2 पार्टी सिस्टम के लिहाज से मीडिया में कुछ लोगों का ख्याल था कि एक और पार्टी को आना चाहिए, जमहूरी पार्टी को आना चाहिए, और उनका बयानिया इतना शानदार था, उनके हर जुमले से ऐसा लगता था कि वाकई पाकिस्तान में मसाइल है, अवामी मसाइल है, आईनी मसाइल है, सियासी मसाइल है, समाजी मसाइल है, सफारती मसाइल है, वो सारे मसाइल हल हो जाएंगे और उनके पास वो सारे के सारे मसाइल का सलूशन मौजूद है। तो हमने उस बयानिए को सपोर्ट किया और भरपूर सपोर्ट किया, और उसके बाद वो हुकूमत आई। अब उस हुकूमत आने में किस किन लोगों का कितना किरदार है इस पे मैं अभी बात नहीं करता, लेकिन जब हुकूमत आई और वो अपने बयानिए से फिर गए, तकरीबन सेंचुरी के करीब ऐसे पॉइंट्स मेरे पास खुद के हैं जिसमें उन्होंने यू टर्न लिया है, 180 टर्न लिया है, और वो तमाम वादे, वो तमाम बातें जो कौम से उन्होंने की थी, जो मुल्क से की थी, जो ओवरसीज लोगों से की थी, उससे वो बदल गए। जी, आपके लिए एक सवाल है, इसी दौरान इसको ऐड कर लीजिएगा
कि बहुत से चाहने वाले आपके ये सवाल इस वक्त लाइव भेज रहे हैं कि डॉक्टर दानिश साहब से पूछें कि आपके शो देख देख के हमने नए पाकिस्तान के ख्वाब बुने थे, तो आप कहाँ है वो नया पाकिस्तान, इसी को ऐड कर लें साहब। नहीं, बहुत अच्छी बात की है। देखें, आप जिन लोगों ने वोट दिया है, मीडिया में बहुत सारे लोग हम जैसे हैं, हो सकता है दूसरे इदारे भी, सब इस बात पे अपनी जगह मौजूद थे कि शायद इमरान खान साहब ने जो पाकिस्तान में एक तब्दीली का नारा लगाया है, और इस नारे के लिहाज से इसके बहुत से ऐसे फैक्टर्स जिससे हम भी मुत्तफिक थे, जिसमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये था, जो वो कहते थे, तो हमने कहा कि अगर ये इस मुल्क में ये तमाम फैक्टर्स ले आते हैं और इनके पास सोल्यूशन है, और अगर ये तमाम चीजें जो हम मुख्तलिफ हुकूमतों के सामने रख रहे हैं और वो हुकूमतें उन चीजों के ऊपर हमें वो जवाब नहीं दे पा रही हैं, और इमरान खान की हुकूमत इनको हल करना चाहती है मुल्क के लिए, अवाम के लिए, तो इनको एक मौका मिलना चाहिए। लेकिन भाई, ये मैटर सिर्फ 6 महीने के अंदर सामने आ गया कि ऐसा नहीं है। अब मैं आपको गिनवाना शुरू करूं, आप खुद जानते हैं, आपके व्यूअर्स भी जानते हैं कि भाई, आप कहते थे मैं एमनेस्टी नहीं दूंगा, आप कहते थे हम IMF के पास नहीं जाते, कर्ज नहीं लेंगे, आप कहते थे इलेक्टेबल्स को हम नहीं लेंगे, आप कहते थे 15 रुकनी काबीना होगी, आप कहते थे हम अपने से एहतसाब करेंगे, आप कहते थे हम करप्ट लोगों को नहीं, आप कहते थे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, आप कहते थे हम एक्सटेंशन नहीं देंगे, आप कहते थे गरीब लोगों पे टैक्स नहीं लगाएंगे, आप कहते थे कि हम जो है वो बड़े लोगों का एहतसाब करेंगे, एहतसाब अक्रॉस दी बोर्ड करेंगे। तो मैं अगर गिनवाना चाहूं तो बहुत सी बातें सामने आएंगी, लेकिन क्या अमली तौर पर यह हुआ? अच्छा, नियतन हमें नहीं पता कि कौन, जो आप क्या कह रहे हैं, आया वो अमली तौर पर आप करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, हम किसी की नीयत पे तो शक नहीं कर सकते, लेकिन जो स्टेटमेंट आपने दिया और जब आप हुकूमत में आए और आपने उन बातों को रद्द कर दिया, तो यकीनन एज ए एंकर हमारा फर्ज था कि हम आपकी हुकूमत से भी वो तमाम सवालात उठाएं और सख्त तनकीद करें जो आपने आवाम से गलत वादे किए, जो आवाम से आपने झूठे वादे किए, वो तमाम बातें जो आपने वोट लेने के लिए, अपनी हुकूमत लाने के लिए आवाम से वादे किए थे, आप उन तमाम वादों से फिर गए। तो यकीनन हम सामने आए, हमने जिस तरह PPMLN से सवाल किया, जिस तरह हमने पीपल्स पार्टी से सवाल किया, इस तरह हमने आपसे भी सवाल किया। हालांकि हम चाहते तो हम तो आपके साथ बैठ सकते थे, आपके हर बेवकूफाना काम की को अच्छा तौर पे बयान कर सकते थे, लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी है मीडिया पे, वो हमें इस बात की इजाजत नहीं देती है कि हम शख्सियत परस्ती का शिमार हो, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट, हमारा पाकिस्तान है, हमारे पाकिस्तानी है। क्योंकि आपने इदारों को तबाह कर दिया। कौन सा इदारा है बताइए ना? पार्लियामेंट है, एक जमहूरी इदारा जो बेस करता है, आपने उसको तबाह कर दिया। बल्दियाती निजाम है जो कि जमहूरियत का बेस है, आपने उसको तबाह कर दिया। एहतसाब का इदारा है नैब, आपने वादा किया था कि इदारे आजाद होंगे, अब वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के मुकम्मल कंट्रोल में है। ये बातें जो मैं कह रहा हूं, ये कोई हवाओं में नहीं है, ये सारी चीजें मौजूद है, दलाइल के साथ है। तो जब हमने ये देखा कि इमरान खान ने जो वादे किए वो सब गलत किए, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है और वो आवाम को एक तरफ छोड़कर सिर्फ हुकूमत के मजे लेना चाह रहे हैं, तो यकीनन हम सामने आए और हमने उनको याद दहानी कराई उनके तमाम वादों की, और वो तमाम चीजें सामने लाकर पेश किया, तो हम बुरे हो गए, हम उनके लिए अच्छे नहीं रहे। हालांकि यही
अमल हमारा पीएमएलएन के साथ था, यही अमल हमारा पीपल्स पार्टी के साथ था, तो यही अमल हमारा पीटीआई के साथ भी है। अगर पीटीआई वालों ने और इमरान खान ने यह समझा था कि हमने उस वक्त जब ये अपोजिशन में थे और उनके बेहतरीन नारे और बयानिए को हमने सपोर्ट किया था कि हम उनको हमेशा सपोर्ट करेंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि हमने कभी भी उनको सपोर्ट नहीं किया, हमने उनके बयानियों को किया है। आज भी अगर नसरुल्ला अगर ये ऐलान कर दे कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस तरह का सिस्टम लाऊंगा, इस तरह के अवाम के मसाइल हल करूंगा, इस तरह की कानून साजी करूंगा, पाकिस्तान के पासपोर्ट को इज्जत दूंगा, गरीब लोगों को उनके हकूक दूंगा, 1 करोड़ लोगों को जो है वो हम बेरोजगार लोगों को नौकरी देंगे, 50 लाख घर देंगे, छोटी सी काबीना रखूंगा, एहतसाब अपने से करूंगा, मदीने की रियासत का मॉडल बनाऊंगा, तो यकीन मानिए हम नसरुल्लाह के लिए भी फाइट करना खड़े हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि हमें नहीं पता कि नियतों का हाल खुदा को पता है, तो वही हुआ कि नियतें कुछ और थी और हम कुछ और समझ रहे थे। तो मुझ समय बहुत से मीडिया के लोग सामने जब कुछ आया, हकीकत आई, तो हमने अपना वही अमल दोहराया, अवाम के मसाइल को सामने रखा, हुकूमत के गलत इश्यूज को ओपन किया। आज हम इमरान खान से पूछते हैं कि आपकी वो कहाँ है पॉलिसीज, किधर है पॉलिसीज वो जो आपने वादा किए थी, कहाँ है आपकी फॉरेन पॉलिसीज, कहाँ है आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज, कहाँ है आपकी समाजी पॉलिसीज, कहाँ है आपके इदारों के हवाले से पॉलिसीज। आपके इस वक्त जितने मिनिस्टर्स हैं 19 अफराद आपके नॉन इलेक्टेड मुशीर और स्पेशल असिस्टेंट्स है, मिनिस्टर्स है, बताइए उनकी कारकर्दगी क्या है। हम तो पूछते हैं आपके पास क्या है, आपके पास है एहसास प्रोग्राम, वो भी आपने पीपल्स पार्टी से उधार ले लिया, दूसरा आपके पास है लंगर खाना, तीसरा आपके पास है मुसाफिर खाना, तो बताइए इसके अलावा आपने क्या पॉलिसी दी है। आप मुआशी हालात पे अगर हम बात करना शुरू करें, 118 अरब रुपए एक्सटर्नल डेट है, 92 से आपने लिया था, आज डॉलर जो है आपने 123 से लिया था, 167 पे है, 2 साल पे 44 रुपए आपने बढ़ा दिया। पीपल्स पार्टी ने परवेज मुशर्रफ से लिया था 71 रुपए से 96 रुपए पे छोड़ा, 5 साल पे 25 रुपए बढ़ाया। पीएमएलएन ने 96 से लिया, 110 पे 17 पे छोड़ा, 14 रुपए बढ़ाया। आपने सिर्फ 2 साल में, बताइए। और असद उमर कहते हैं इमरान खान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 1 रुपए अगर बढ़ता है तो 70 अरब रुपए बढ़ते हैं। तो आज मेरा सवाल है असद उमर साहब, इमरान खान साहब, आपकी नाअहलियत की वजह से, आपकी नाकिस पॉलिसी की वजह से 44 रुपए जो बढ़ गए हैं, वो बताइए मुझे कि कितने अरब रुपए का कर्जा आपके ऊपर बढ़ गया होगा। आपने तो कहा 1 रुपए पे 70 अरब है। आज आप जो हालात देखें कि हमने उस वक्त भी क्रिटिसाइज किया जब पीएमएलएन 5.7 ग्रोथ जीडीपी लेके गई थी। आज आपने क्या किया है, आपने 1.5 पे जीडीपी को तोड़ा, कोरोना से आपने 0.4 पे लेके आ गए। आप बताइए, आप कहते हैं कि करंट अकाउंट खसारा, भाई करंट अकाउंट खसारा में आपने ये देखा है कि आपने इंपोर्ट को कितना तबाह कर लिया है। आज की इंपोर्ट क्या है, 40 बिलियन। आज आप ये बताएं आपकी एक्सपोर्ट क्या है, 20 बिलियन। आप कितने नीचे आ गए हैं। आप ये बताएं कि आपका जो इंटरेस्ट रेट था वो 13.25 था। दुनिया में कहीं इतना इंटरेस्ट रेट नहीं है। 4-5 रुपए इंटरेस्ट लेके लोगों ने हॉट मनी आपके बैंक में रख दी, वहां से आपसे इंटरेस्ट ले रहे हैं 13.25 से। वो तो कोरोना की वजह से थोड़ा सा आपको गिराना पड़ा। तो मुआशी हालात देखिए, आइए सियासी हालात पे। आपने सबको दुश्मन बना लिया है। आपने पार्लियामेंट जैसे इदारे में जो जबान इस्तेमाल की है, आपने वादा किया था कि मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर एक एक
सवाल का जवाब दूंगा। आपने पार्लियामेंट आना छोड़ दिया, आपने पार्लियामेंट में अहम इश्यूज लाना छोड़ दिया, आपने पार्लियामेंट में कानून साजी करना छोड़ दिया, आपने रेफरेंसेस से अपने काम कराने शुरू कर दिए, सदारती रेफरेंस से आपने एक्ट लाना शुरू कर दिया, और आपने जो आईनी फैसले किए, जिसमें पार्लिमानी कमेटी बनाई, जिसमें आपने 2 मेंबर इलेक्शन कमीशन के बनाए, जिसमें आपने आर्मी चीफ को अपॉइंट किया, वो सारे के सारे आपने वायलेशन की कॉन्स्टिट्यूशन की। और अभी आपने जो एक रेफरेंस दिया, आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसका क्या असर किया। तो सवाल ये पैदा होता है, और आप सफारती लेवल पर आ जाए, आप देख लें आप इंडिया कहाँ है, आप देख लें आपने कश्मीर का क्या किया, आप देखें कि एशिया तो जो कंट्री है 55, उसमें जो एक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की एक निशिस्त खाली हुई थी, उसमें भारत को आप शिकस्त नहीं दे सके, आपने चीन जैसों को कायल नहीं कर सके, आप 55 ममालिक को कायल नहीं कर सके कि भारत को इसमें शामिल ना किया जाए। आज कुलभूषण का इशू कहाँ है, आप बताइए ना। आज पाकिस्तान में आप ये बताइए कश्मीर का इशू किधर खड़ा है, कहाँ है कश्मीर। आप चाइना ने कश्मीर के साथ लद्दाख में किया, वहां पे जो कुछ हो रहा है उस पे तालियां बजा रहे हैं। अरे भाई आपका रोल क्या है, आपने क्या किया है। आज भारत के आपने हमेशा ये कहा कि कश्मीर, हम बचपन से लेके बड़े हुए कि कश्मीर शहरग है, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, कायदे आजम ने शहरग कहा है, हम मर जाएंगे, हम कश्मीर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम भूखे रहेंगे, हम कश्मीर के साथ हैं, कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है। कहाँ है कश्मीर, किधर है। आपके दौर में कश्मीर हमसे ले गया भारत, और आपने क्या किया उसका, आप कहते हैं हम जंग नहीं करेंगे। तो चले बताएं हमें सफारती लेवल पर आपने क्या काम किया। आपने यूएनओ की 6 कमेटी थी, उस कमेटी में कश्मीर को किस कमेटी में उठाया। आप ये बताइए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आप कहां ले गए, आप किधर है सफारती आपके। आप मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान आइसोलेशन में है, आप सफारती तौर पर नाकाम, आप सियासी तौर पर नाकाम, आप आईनी तौर पर नाकाम, आप अवामी तौर पर नाकाम, आप मौशी तौर पर नाकाम। जी तो मैं क्या क्या गिनवाऊं बताएं। अब अगर ये सवाल हम उठाते हैं तो हम बुरे हैं, हम गलत हैं। तो इसलिए भाई आपने पूछा कि क्यों बंद कर दिया गया, उनको ये बात बुरी लगी, उनको अच्छा नहीं लगा। और दूसरा ये है कि हमने ये सब जब बातें की तो उनको अच्छी नहीं लगी। आज तक किसी हुकूमत ने पीएमएलएन पे सख्त तरीन तनकीद की। आज मैं उनके रहनुमा को भी और उनके सियासी लीडरों को भी मैं उनको बड़ा सलाम देता हूं कि उन्होंने हमारे क्रिटिक्स रखा, जाती दुश्मनी नहीं बनाई। उन्होंने हमारे प्रोग्राम को प्रेशराइज नहीं किया बंद करने के लिए, ऑफेयर नहीं किया। पीपल्स पार्टी को भी सलाम करता हूं कि उन्होंने हमारा प्रोग्राम ऑफेयर नहीं किया। हालांकि हमने पीटीआई के मुकाबले में पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को सख्त क्रिटिसाइज की, हमने सख्त तरीन इश्यूज उठाया। जी बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब एक सवाल आपके लिए आया है कि अभी आपने कहा कि हम भी उसी तरह कर रहे थे कि नई हुकूमत आएगी तो वो कुछ नया पाकिस्तान बनाएगी। अब आपने माना कि वो यू टर्न का दूसरा नाम था, तो जो उस हुकूमत को हटाने के लिए पनामा के नाम पे ड्रामा हुआ, उसमें आपने देखा, उस पर आपकी क्या राय है। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो जुल्म ज्यादती हुई उस पर अब आपकी राय बदली है, नहीं बदली, क्या कैसे देखते हैं। देखिए पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की मुशर्रफ साहब के दौर में जितनी भी हुकूमत है या उससे पहले की हुकूमतें रही हैं, जो उनकी गलतियां हैं, कोताहियां हैं, असल में याद रखें एक बात बहुत अच्छा है, एक बहुत सही, और मैं नहीं कहता, पूरी दुनिया के इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, हमारे खुलफाए राशिदीन कहते हैं कि जो मुस्बत तनकीद होती है ना वो आपका दोस्त होता है। अगर वो आपको ये बताता है कि ये चीजें गलत है तो अगर आप उससे इस्लाह कर ले तो वो आपका दोस्त होता है। और अगर बेजा तनकीद है तो वो यकीनन वो नहीं होनी चाहिए।
और हम इंसान हैं, हमसे भी बहुत सी गलतियां होती हैं। लेकिन जो सवाल आपने पूछा है उसका ये बात है कि पीएमएलएन के जमाने में जो भी गलतियां थी उनकी निशानदेही हमने की। पीपल्स पार्टी के दौर में भी जो गलतियां थी उनकी निशानदेहियां हमने की। इवन के परवेज मुशर्रफ के दौर में भी जो गलतियां थी वो हमने की। लेकिन जो फैसले नवाज शरीफ के खिलाफ अदालत ने किए हैं वो अदालती फैसले हैं। जब तक अदालती फैसले हैं वो अदालती फैसले कहलाएंगे। यकीनन जिस तरह फैसलों के सिलसिले में एक जमहूरी हुकूमत को, कोई भी जमहूरी हुकूमत को अगर गलत तरीके से टैकल किया जाएगा, उसको काम करने से रोका जाएगा, गलत इश्यूज के ऊपर उसकी पूरी की पूरी हुकूमत खत्म कर दी जाएगी, तो कोई भी शख्स उसकी हिमायत नहीं करेगा। तो ये वो तो सारी कौम ने देखा डॉक्टर साहब, वो तो सारी कौम ने देखा। डॉक्टर उसकी अरशद मलिक जो जज थे उनकी वीडियो तो सारी कौम ने देखी। उस पे आप क्या कहते हैं? वो तो उन्होंने बताया कैसे फैसले लिए गए। तो कहता हूं अब मौजूदा बहुत सारे मैटर्स जो उस वक्त सामने नहीं थे, जो अब सामने आ रहे हैं। अब पाकिस्तान की अदलिया का ये बहुत बड़ा एक इम्तिहान है, पाकिस्तान के अरबाबो इख्तियार का बड़ा इम्तिहान है, पाकिस्तान की आवाम का बहुत बड़ा इम्तिहान है कि जब उनके सामने चीजें सामने आ रही हैं तो वो उन चीजों को इंसाफ के सामने रखते हुए फैसला करें। इस मुल्क के अशराफिया, इस मुल्क की अदालतें जब उनके सामने अब इंसाफ के वो मसाइल जो रुके हुए थे, जो पीछे थे, जो सामने नहीं आ रहे थे, अब वो सामने आ रहे हैं, तो अदालतों को फौरी तौर पर इंसाफ देना चाहिए। जो मुकदमात रुके हुए हैं जहां पर, उन मुकदमात को फौरी तौर पर अपनी तकमील तक पहुंचाना चाहिए और इंसाफ देना चाहिए। चाहे वो इंसाफ नवाज शरीफ के लिए हो, चाहे वो परवेज मुशर्रफ के लिए हो, चाहे वो आसिफ अली जरदारी के लिए हो, या चाहे वो इमरान खान के लिए हो। इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए, एहतसाब सबके लिए बराबर होना चाहिए। आज हम ये देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, पाकिस्तान देख रही है कि आपने एहतसाब का जो नारा लगाया, शहजाद अकबर ने 17 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े बड़े डॉक्यूमेंट शो किए। आपने कहा कि एहतसाब हमसे शुरू होगा, आपने इन सब को बंद किया। जबकि बशीर मेमन एफआईए के जो डीजी है, उन्होंने आपसे कहा था, ये बात मैं आपके चैनल पे बता रहा हूं कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि ऐसा एहतसाब जिसमें अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ना हो और सही गवाही ना हो, सही चीजें ना हो, तो अदालतें उनको बरी कर देंगी और इस बुनियाद पर ये इंतकामी कार्रवाई होगी। और आज वो चीजें आ रही हैं कि जो भी आपने किया, कहाँ है? आप देख लिए मीडिया में, जियो के ओनर को आपने, मीर शकील उर रहमान को आपने बंद किया हुआ है, कहाँ है उनके खिलाफ चार्जशीट? इसी तरह अपोजिशन के बहुत सारे लीडरों को आपने नैब के जरिए बंद किया, कहाँ है उनके खिलाफ चार्जशीट? अदालतें उनको जमानत दे रही हैं। तो ये बातें आएंगी कि ये एहतसाब नहीं है, फिर ये इंतकाम है। अगर एहतसाब है तो अदालतें सजाएं दें, इंसाफ करें। हम इंसाफ के साथ हैं, चाहे वो नवाज शरीफ के साथ हो, चाहे वो इमरान खान के साथ हो, चाहे वो एक आम पाकिस्तानी के साथ हो, चाहे वो जरदारी साहब के साथ हो। तो इस मुल्क की अदालतों को अगर ये हकाइक अब सामने आ रहे हैं तो उन केसेस को जो अभी पेंडिंग है, जैसे फॉरेन फंडिंग केस है, हेलीकॉप्टर केस है, इसी तरीके से आलम जब्बा केस है, इसी तरीके से पीटीवी पे हमला केस है, क्यों नहीं इनके ऊपर काम होता है? क्यों तेरा मौजूदा हुकूमत के जो अराकीन है, उन अराकीन का नैब के केसेस है, क्यों नहीं उन केसेस के ऊपर काम होता है? सिर्फ अपोजिशन के लोगों को आप पकड़ते हैं और इंक्वायरी पे पकड़ लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन पे पकड़ लेते हैं, चार्जशीट पे पकड़ लेते हैं। लेकिन क्या ये मसला हुकूमत की इंक्वायरी नहीं है? क्या उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं है? फिर आप ऐसे केसेस बनाते हैं कि पूरी दुनिया देखती है
कि राना सनाउल्लाह बाहर आ जाते हैं, सना वो साद रफीक बाहर आ जाते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी बाहर आ जाते हैं। तो अगर ये सूरत हाल रही, ऐसा एहतसाब रहा, तो यकीनन लोग इन एहतसाब को नहीं मानेंगे। और ये बातें आ रही हैं और अवाम का तकाजा है अपनी अदालत से कि खुदारा एहतसाब जो हो ऐसा हो जो है क्रॉस द बोर्ड हो, जो कातिल है उसको सजा दे, जो चोर है उसे सजा दे, जो डाकू है, लुटेरा है, मनी लॉन्ड्रिंग करता है, सजा दे। लेकिन अपोजिशन को नहीं, सिर्फ नहीं, अपोजिशन भी हो तो उसको सजा दे, हुकूमत है तो उसको सजा दे। एकतरफा कार्रवाई को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। कब तक दबाएंगे आप? वो लोग जो इन बातों को उठाते हैं, नवाज शरीफ के लिए उठाते थे, वो आज इमरान के लिए उठा रहे हैं कि इमरान खान साहब फॉरेन फंडिंग का फैसला करें। 7 अपीलें आपने हाई कोर्ट में की कि इसे रोका जाए। क्यों? अगर आप ईमानदार हैं, आप समझते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस गलत नहीं है, तो आपका तो ऐलान होना चाहिए था, जो आपने वादा किया था कि एहतसाब मुझसे शुरू हो तो फॉरेन फंडिंग का फैसला होना चाहिए। क्यों रुका हुआ है? क्यों आल मालम जब्बा का केस रुका हुआ है? क्यों पीटीवी का केस रुका हुआ है? क्यों बीआरटी का केस रुका हुआ है? क्यों 13 केसेस जो नैब में मौजूद है वो रुके हुए हैं? क्यों सिर्फ अपोजिशन के केसेस को उठाया जाता है? शहजाद अकबर आज बताएं आकर कि जो पेपर वो लहरा के लाखों करोड़ों अरबों खरबों मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते थे और बाहर कहते थे अकाउंट से और कहते थे हमने पकड़ लिया, आज बताएं वो 1 रुपए कहाँ है? बताएं वो क्रिमिनल कहाँ है? वो एक लुटेरा कहाँ है? वो एक अकाउंट कहाँ है? वो कौन से पेपर थे? हम अब तकाजा करते हैं, हम मांगते हैं। हमने नवाज शरीफ से भी मांगा, हमने जरदारी साहब से भी मांगा, हमने उनके गलत पॉइंट्स पर कहा कि ये गलत हो रहा है, इसका एहतसाब होना चाहिए। तो हम आपके दौर में भी कह रहे हैं कि ये तमाम केसेस खुलने चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे, आप अपनी हुकूमत है, आज आपने मीडिया का जबान बंद कर दिया। बशरफ के दौर में भी ऐसा नहीं था। नवाज शरीफ का दौर और जरदारी का दौर मीडिया के लिए तमाम तर तनकीद के बावजूद, सख्त तरीन तनकीद के बावजूद एक जमहूरी दौर रहा। उन्होंने मीडिया का गला नहीं दबाया। इमरान खान साहब, आप जिस तरह मीडिया का गला दबा रहे हैं, हालांकि अभी तो तनकीद शुरू ही नहीं हुई है, हालांकि वो तनकीद जो नवाज शरीफ ने पेश किया, हालांकि वो तनकीद जो जरदारी साहब ने पेश किया, आपने तो उसका अशर अशीर भी नहीं पेश किया है। लेकिन आपसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ और आप किसी का चैनल बंद करवा रहे हैं, किसी का प्रोग्राम बंद करा रहे हैं, किसी को प्रोग्राम से निकलवा रहे हैं। आप आप पैमरा को यूज कर रहे हैं, आप अनऑफिशियल फोन यूज कर रहे हैं, आप चैनल के मालकान को धमकियां दे रहे हैं। तो सवाल यह पैदा होता है कि अब ये नहीं दौर चलेगा। पाकिस्तान की आवाम देख रही है, ये खामोश नहीं है, देख रही है। पाकिस्तान के इंसाफ के इदारों को इंसाफ करना चाहिए। गलत तरीके से किसी की हुकूमत को भी भेजी गई है, गलत तरीके से इंतकामी कार्रवाई किसी के साथ भी हुई है, उसको रिप्लेस किया जाना चाहिए। उसका हक है। अगर नवाज शरीफ ने जुर्म किया है तो सजा दे, और जुर्म नहीं किया है तो सजा देने का इख्तियार किसी का भी नहीं है। जरदारी साहब ने जुर्म किया है तो सजा दे, उसूलों पे दे। लेकिन अगर आप सियासी सजा देंगे, इंतकामी सजा देंगे, तो पाकिस्तान की आवाम नहीं मानेगी, आवाम नहीं मानेगी, मीडिया नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा। जब तक आपकी ताकत है आप कर ले, लेकिन ये ताकत भी कुछ दिनों की है, बड़े बड़े फिरौनियत की ताकत चली गई है। ये अमल मुनासिब नहीं है मेरे भाई। जी, वादे तो नौकरियों की लाइनों के थे डॉक्टर साहब, अब अवाम पेट्रोल की लाइनों में खड़ी पिछली हुकूमत को याद कर रही है। आपका वास्ता पड़ा पेट्रोल की लाइनों से? देखिए, मेरा वास्ता सिर्फ पेट्रोल का वास्तों से नहीं रखा, मैं तो खुद बेरोजगार हो गया हूँ इस वक्त। अच्छा। तो इस लिहाज से मैं तो बेरोजगारी में भी आ गया हूँ, ठीक है। और बेरोजगारी सिर्फ इसलिए कि हक और सच। भाई, आप मुझसे कहते हैं कि आप इनडायरेक्टली प्रेशर करते हैं बहुत सारे लोग जी। आप कहते हैं कि जनाब नवाज शरीफ के खिलाफ प्रोग्राम करो, सरदारी साहब के खिलाफ प्रोग्राम करो। तो मेरा एक सवाल उनसे होता है, और मैं इस केस को लड़ा है मैंने,
मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन आज आपके प्रोग्राम में बताना चाहता हूं कि भाई मैंने उनसे पूछा कि 5 साल तो हमने उनका एहतसाब किया, 5 साल जरदारी साहब का एहतसाब किया, हमारे प्रोग्राम निकाल के देख ले, 5 साल हमने नवाज शरीफ साहब का सख्त एहतसाब किया। अब क्या 2 साल की आपकी नाअहलियत का, आपकी नाकामी का, आपकी गलत पॉलिसी का, आपकी गलत कारकर्दगी का, आपकी इंतहाई बदतरीन जो आपके काम है, उसका भी हम नवाज शरीफ से पूछें, उसका भी हम जरदारी साहब से पूछें? तो ये हमारा गुनाह था मेरे भाई। हमने उनसे कहा कि नहीं, 2 साल की कारकर्दगी के जवाब आपने देना है, हम आपसे लेंगे, जो पूछना था उनसे पूछ लिया, 5 साल उन्होंने बर्दाश्त किया, अब आप हमें जवाब दें, आपका काम है। और ये बात कहना कि उनकी वजह से, तो भाई आपने हुकूमत क्यों ली थी? अगर आपको पता था कि मईशत सही नहीं थी, आप तो कह रहे थे कि 200 टीम है हमारे पास, आपने शैडो काबीना बनाई हुई है, आपने 6 महीने पहले आपको पता चल गया था कि हुकूमत आएगी, आप तो 6 महीने पहले कह रहे थे कि हमारी हुकूमत आएगी। मैं इस पे तो बात ही नहीं कर रहा था कि आपको कैसे पता चल गया, लेकिन फिर भी पूछता हूं कि आप शैडो काबीना लेके बैठे थे, 200 आपके पास माहिरीन थी, आपके पास प्लानिंग थी, पॉलिसी थी, तो आपको पता था, पार्लियामेंट में आप चीख चीख के कह रहे थे कि मईशत का ये हाल है, सियासत का ये हाल है, आइन का ये हाल है, इदारों का ये हाल है। तो भाई मेरा सवाल ये है कि जब आपको पता था तो अब आप आके ये क्यों कहते हैं कि हमें तो हुकूमत ऐसे मिली? आप क्या बात करते हैं? क्या ये बताइए कि कायदे आजम को जब पाकिस्तान मिला था तो उसमें कितने लाखों जानें जाया हुई थी, और पाकिस्तान के पास ना कोई इंडस्ट्रीज थी, ना कोई मेजर फाइनेंशियल चीज थी। तो मुझे तो कभी कायदे आजम का एक जुमला नहीं मिला कि मुझे तो पाकिस्तान ऐसा मिला। जब अयूब खान को हुकूमत मिली तो अयूब खान ने इंडस्ट्रियलाइजेशन की, डैम बना दिए, उसने तो कभी नहीं कहा कि मुझे पाकिस्तान ऐसा मिला। जब जुल्फिकार अली भुट्टो को 2 लाख की हुकूमत मिली तो उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि मुझे हुकूमत ऐसी मिली है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया, उन्होंने आपको आइन दे दिया, उन्होंने पाकिस्तान को चलाया, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि मुझे पाकिस्तान ऐसे मिला है। इसी तरह बेनजीर को, नवाज शरीफ को साहब को या और दूसरे लोगों को हुकूमत मिली तो उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि मुझे ऐसा पाकिस्तान मिला है। उन्होंने तो लड़ाई की, फाइट किया, जिस हद तक काम किया जो नहीं कर सके। इंसान है, बहुत सी गलतियां की, हर आदमी ने उनका गिरबान पकड़ा, एहतसाब किया, गलत पॉलिसी हुई। अच्छे और बुरे लोग हक हुकूमत में होते हैं, यकीनन उसको फेस करना पड़ता है, और कायद को फेस करना पड़ता है, वजीर आजम को फेस करना पड़ता है। अब आप कहते हैं 2 साल की कारकर्दगी पे आपसे सवाल ना करूं, ये बातें भी नवाज शरीफ से पूछूं, ये बातें भी जरदारी साहब से पूछूं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? आज आप कहते हैं नौकरी की बात करते हैं, भाई कौन सी नौकरी? आप ये बात देखें कि आज आपके इस वक्त जो बेरोजगारी की शरह है वो 19.6 है, जो सरकारी तौर पर है, और जो गैर सरकारी है वो 10.9 है। आप ये बताइए कि 80 लाख अफराद गरीब से बढ़ चुके हैं, 1.6 मिलियन मजीद और गरीब हो रहे हैं। और ये बताइए कि आप नवाज शरीफ के दौर में 3.56 मिलियन था, आपके दौर में तकरीबन 6.985 मिलियन हो गया है। ये तो वो फिगर है जो सरकार दे रही है, हमसे लिखे अनऑफिशियल फिगर, तो ये तो 10 से भी ज्यादा मिलियन जा चुका है। आपने बेरोजगार, आप सरमायाकारी पे आप जाए, 59% गिर चुका है। कौन सी सरकारी है? आपकी हुकूमत पर कहाँ एतमाद है? कोई एक पैसा लगाने को तैयार नहीं है। आप कहते हैं, मैंने कहा था कि एक अगर आप फैक्ट्री खोल दे तो ऐसे ये 1000 नहीं, लाख मुसाफिर खाने और लाख लंगर खाने से बेहतर है एक फैक्ट्री। आपके दौर में फैक्ट्री बंद हो रही है, लोगों का एतबार नहीं है, आप एमनेस्टी दे रहे हैं अपने, आप जो है वो एनआरओ दे रहे हैं, आप पैसों के मामले में फ्री हैंड दे रहे हैं लोगों को, जो क्राइम और करप्शन। तो वो लोग भी अब पैसा लेके नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? ओवरसीज से आप पैसे मांगते हैं, मुझे बताइए अब ओवरसीज के पास कहाँ पैसे हैं? और जो ममालिक आपको पैसे देते थे वो तो खुद इस वक्त डूब रही है। कहाँ है उनकी
जहाज चल रहे हैं, कहाँ उनके आपके जो पिलग्रिम आ रहे हैं, कहाँ हज और उम्रा हो रहा है, कहाँ सैयाह आ रहे हैं, कहाँ उनके आपके ऑयल का हाल है। मसला ये है कि आप बताइए कि इस वक्त बजट का क्या हाल है, कहाँ है लोग। आपने सरकारी मुलाजिमीन को बेचारों की जो तनख्वाह थोड़ी बहुत बढ़ती थी वो खा गए, आपने अपनी तनख्वाह तो बढ़ा ली, सदर की तनख्वाह तो बढ़ा ली, सारे लोगों को मराते बढ़ा दी। कहाँ है वो गवर्नर हाउस और वजीर आजम हाउस जहां पर आपने यूनिवर्सिटी बनाना था। हम इन चीजों पे आए थे, कहाँ है बताइए ना। गरीब आदमी को आपने आपने यहाँ बाहर से लोगों ने आके नौकरी हासिल करनी थी, अब बाहर से लोग बेरोजगार होके आपकी तरफ आ रहे हैं, लाखों की तादाद में आ रहे हैं। पाकिस्तान में लाखों की तादाद में तकरीबन करोड़ हो गए हैं। मेरे नॉलेज के मुताबिक 1 करोड़ से ज्यादा तो बेरोजगार हो गए पाकिस्तान में। तो बताइए आप, कहाँ है फैक्ट्री, कहाँ है काम। तो हम अगर सवाल उठाते हैं तो आप कहते हैं हमसे सवाल ना करो। ये सवाल भी नवाज शरीफ से करो, ये सवाल भी जरदारी साहब के साथ। हमारी दोस्ती किसी से नहीं, ना हमारी दुश्मनी किसी से। हम अपने मुल्क के लिए बोलते हैं, हम अपने अवाम के लिए बोलते हैं। अगर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आइंदा भी होगी और वहां हम गलत देखेंगे तो हम वो क्रिटिसाइज करेंगे। जरदारी साहब की आइंदा भी हुकूमत होगी, अगर वो गलत होगा तो हम बोलेंगे। और इमरान खान साहब, आपकी हिकमत अमली गलत होती जाएगी, हम आवाज उठाते जाएंगे। आप हमारी आवाज कहां तक बंद करेंगे। आपने हमें ऑफेयर तो कर दिया, लेकिन आप हमें कहां बंद करेंगे। हम आजकल हर जगह मीडिया, सोशल मीडिया है, हम वहां बोलते हैं। बहुत से हमारे साथी एंकर जिनको आपने बंद कर दिया है, वो अपने यूट्यूब चैनल खोल लिया उन्होंने, वो ट्विटर पे बोल रहे हैं। खान साहब, अब तो आपके हिमायती, जो कल तक जितने एंकर्स आपके हिमायती थे, मीडिया पर्सन हिमायती थे, आपके अपने जो लोग हैं, जो आपके अपने लीडर हैं, मैं अभी आप ऑफ द रिकॉर्ड नाम लेना चाहूं तो आपके कई वजीरों का नाम ले लूं, कई आपके वर्करों का नाम ले लूं, कई आपके लीडरों का नाम ले लूं, जो आपकी पॉलिसी से नाला है, जो कहते हैं कि पिछली, अब बात खुद ही कहते हैं, वो कंपैरिजन आप खुद लाते हैं, हम नहीं लाते। लेकिन जब कंपैरिजन आप करेंगे नवाज शरीफ और जरदारी की हुकूमत से, तो यकीनन 165, आप बताइए ना, 167 पे आपका डॉलर है, 44 रुपए आपने 2 साल में कर दिया, उन्होंने तो सिर्फ 14 रुपए किया था। 5.7 ग्रोथ रेट थी, आपकी ग्रोथ रेट 1.5 हुई और उसके बाद माइनस हुई। तो ये कंपैरिजन करेंगे आप ये कंपैरिजन करेंगे कि आपने कितना इंटरेस्ट रेट रखा, आपने किस तरीके से जो है आपने कर्जा लिया। बताइए, उन दोनों हुकूमतों ने 25,000 लिया, आपने सिर्फ 1 साल के अंदर 12,000 कर्ज ले लिया। तो आप क्या कंपैरिजन करेंगे बताइए। अभी आपने कहा डॉक्टर साहब के आपको नौकरी जाने की एक वजह आपको कहा जाता कि जरदारी के खिलाफ प्रोग्राम करें, मियां नवाज शरीफ के खिलाफ प्रोग्राम करें। देखिए, बिल्कुल असल में मसला कहने की है कि हम पर जो प्रेशर था वो यही था कि आप मौजूदा हुकूमत को सपोर्ट करें। अब आप ये ना पूछिएगा हमसे कि किसने हमसे कहा, यकीनन बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं, ठीक है ना। और जाहिर है वही लोग शामिल होंगे जो मौजूदा हुकूमत को सपोर्ट करते होंगे और इस वक्त हुकूमत का हिस्सा होंगे। तो वो हमको यही कहते थे कि भाई आप हुकूमत की हिमायत में करें। तो हम उनसे ये सवाल करते थे कि अगर हमने हुकूमत की हिमायत में करना था तो मेरी नवाज शरीफ से तो कोई जाती दुश्मनी नहीं थी, मेरी आसिफ अली जरदारी से तो जाती दुश्मनी नहीं थी। तो मैंने तनकीद की तो उनकी हुकूमत पे की ना, उन्होंने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, उन्होंने तो तनकीद पे भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, उन्होंने तो मुझे ऑफर भी नहीं किया, उन्होंने मेरी तनकीद के ऊपर कभी गालियां नहीं दी मुझे, उन्होंने उस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। उनके व्यूअर्स ने भी, जो आपके पीटीआई के जो आपने बैठाया हुआ है, जिसके ऊपर हमारे और आपके टैक्स से आप पूरा एक सोशल मीडिया चला रहे हैं और पूरी गालम गलोच ब्रिगेड, कोई भी आपके खिलाफ बात करता है, मुझे छोड़े, औरों को छोड़े, कल का कोई हिमायती भी, आपका अपना वर्कर, आपका अपना लीडर अगर गलत बात थोड़ी सी कर दे तो उसके साथ जो सलूक होता है,
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें कभी नवाज शरीफ के दौर में ये नहीं कहा गया कि आप हिमायत पे प्रोग्राम करें, किसी लीडर ने नहीं कहा, चाहे वो हुकूमती लोग हो। लेकिन आज एक नहीं कई लोगों ने हम पर यह प्रेशर था कि आप हुकूमत की सपोर्ट में प्रोग्राम करें, आप सवाल आप उनको ज्यादा मौके उनके लोगों को एक्सक्लूसिव प्रोग्राम दे। तो हमने उनसे कहा कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारी दुश्मनी ना नवाज शरीफ से थी, ना आज है ना कल थी। हमने उनकी पॉलिसीज के ऊपर क्रिटिसाइज किया, ज्यादा किया कम किया, गलत किया सही किया, इस पे बात हो सकती है। लेकिन आपके ऊपर भी हमारे ये सवालात रहेंगे, हम ये कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, चाहे आप हमें ऑफर कर दें, चाहे आप कुछ कर दें। आप कहते हैं कि हमने अगर किसी के खिलाफ प्रोग्राम किया तो उसको प्रोग्राम में बैठा के हम हीरो बना दें, ये कैसे हो सकता है? हम ये नहीं कर सकते। वो हमारे प्रोग्राम में आए और आके प्रोग्राम में अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे। आप हमारे अगर हम कोई सवाल उठाते हैं या कोई भी एंकर कोई सवाल उठाता है तो आपको ये रिक्वेस्ट करता है, आपको व्हाट्सएप करता है, ईमेल करता है कि हम आपके बारे में ये सवालात उठा रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, ये सही है या गलत है हमारे पास है, आप आइए और आके इसको क्लेरिफाई कीजिए। हम मौका देते हैं, आप नहीं आते, आप रिफ्यूज करते हैं, लेकिन फिर आप किसी जगह से मैनेज करते हैं हमें कि हम बैठकर आपको क्लियर कर दें वो तमाम सवालात जो हमने ऑन एयर उठाए हैं। इसहाक डार साहब का हमने प्रोग्राम किया, एक मिसाल देता हूं मैं। इसहाक डार साहब को हमने मैसेज भेजा कि आप अपना दुबई की जो जितनी जायदाद है इन चीजों के ऊपर मैं प्रोग्राम करने जा रहा हूं। उनके डीजी ने मुझसे कहा कि आप बताएं, मैं उसका जवाब देता हूं। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे क्या जवाब देंगे कि इसहाक डार साहब के पेट में कहाँ निशान है, आपको क्या पता? मुझे तो इसहाक डार से बात करनी है कि वो आए और मौका दें। फिर इसहाक डार साहब मेरे प्रोग्राम में आए, ARY में मैंने प्रोग्राम किया और वो तमाम सवालात का उन्होंने जवाब दिया, बहुत सारी चीजों को उन्होंने क्लियर कर दिया, मामला खत्म हो गया। लेकिन अगर मैं किसी चैनल में बैठकर हुकूमती किसी एलिमेंट्स का, इमरान खान का मैंने कॉन्फिडेंशियल ईमेल ऑन एयर किया तो इमरान खान बता दें आके। हमने तो अकबर बाबर से पूछा कि ये ईमेल सही थी या गलत है, उन्होंने कहा सही है। अगर इमरान खान समझते हैं गलत है तो क्लेरिफाई कर दें। इसी तरह इमरान खान के बहुत से मुशीरों और वजीरों का हमने प्रोग्राम ऑन एयर किया, उनके क्राइम और करप्शन को हमने विद डॉक्यूमेंट्स ऑन एयर किया। हमने नहीं किया, और चैनल के एंकर्स ने भी किया। उनको कहा कि वो आए और हमारे चैनल में क्लेरिफाई करें, लेकिन वो चैनल में आके क्लेरिफाई नहीं कर रहे, बल्कि बैक डोर से आप प्रेशर कर रहे हैं, बैक डोर से आप मैनेज कर रहे हैं कि आप किसी तरह हीरो बना दें। तो भाई हमारी आपसे उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी और आपसे कोई दोस्ती नहीं थी। आपके उनके साथ हम जुल्म करें और आपके साथ मैनेज करें, ये हम नहीं कर सकते। जो रवैया हमारा कल 2 हुकूमतों के साथ या पिछली हुकूमतों के साथ था वही आपके साथ है। उन्होंने अगर अच्छे काम किए तो उनकी तारीफें की है। हमने कहा खुल के इनके लोगों से कि अगर आपने कोई अच्छे काम किए हैं आप लेके आइए, हम आपको मौका देंगे। हम हर प्रोग्राम में आपके लीडर्स को बैठाते हैं, आपका वजीर बैठा होता है, आपका सियासी कारकुन बैठा होता है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे। अगर वो नहीं दे पाता तो इसमें हमारा क्या कसूर है? ठीक, आप अपने डॉक्टर साहब जब हम कड़ियां मिलाते हैं, 2 साल गुजर गए मौजूदा हुकूमत को, अब जब हम बैठ के कड़ियां मिलाते हैं, आपकी बातें सुनते हैं, आपकी ट्वीट्स देखते हैं, आप क्या समझते हैं कि 2018 का इलेक्शन और उसका दिया गया मैंडेट जेन्युइन था और वो जो RTS सिस्टम बैठ गया वो ठीक था? आपकी राय इस बारे में क्या है? देखिए, मेरी पर्सनल राय अगर आप पूछना चाहते हैं, जनरल राय, सारे लोगों ने इस बात को कहा है कि 2018 का, वैसे तो पाकिस्तान में कभी भी इलेक्शन फेयर नहीं होता है, आपको पता है कि मैनिपुलेशन होती है बहुत से सीटों पे, लेकिन 2018 का इलेक्शन वर्स्ट तरीन इलेक्शन था। ये मैं नहीं कहता, ये खुद हुकूमत के अपने लोग भी मानते हैं, जो आज इनके इत्तेहादी हैं वो भी मानते हैं। आप MQ से पूछिए कि भाई तुमको 6 सीट मिली तो तुम्हारा पास तो 25 मैंडेट था, तो कहने लगे जी हमारी सीट छीन ली गई है, तो वो कहाँ गई है? तो वो जनाब PTI को चली गई है। तो आप बताइए, खुद उनके इत्तेहादी कहते हैं। PMLQ से पूछिए, अख्तर मैंगल से पूछिए, या और जो इनके इत्तेहादी हैं उनसे पूछिए,
तो खुद उनके उत्तादी कह रहे हैं। तो 2018 का इलेक्शन मेरी इत्तलात के मुताबिक 30 से 40 सीट मैनेज हुई है, 30 से 40 पीटीआई की सीट मैनेज हुई है। अगर ये सीट जो है मैनेज ना होती और तकरीबन कोई जैसे कहते हैं ये कि 1,70,00,000 वोट पड़ा है, यकीनन इनको करोड़ से नीचे वोट जरूर पड़ा होगा, लेकिन अगर ये 50, 60, 70 लाख वोट का अगर कहा जाए, जो मेरा है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन मैंने जितनी मालूमात ली, जितनी चीजें मैंने अपने तौर पर रिसर्च की, तो मेरी एक और बहुत अहम लोगों से बात की, और जो लोग जीते हैं वो खुद भी इकरार करते हैं कि हम तो सो गए थे, हमें अपनी हार का यकीन था। तो इस सूरत हाल में ये बात सरेआम है, ये बात बिल्कुल ओपन है कि 2018 का इलेक्शन वर्ष था और तकरीबन 30 से 35 सीट जो है वो मैनेज हुई है, बल्कि मैं तो समझता हूँ 40 सीट तकरीबन मैनेज हुई है। और बाकी जो कुछ हुआ सेनेट के इलेक्शन में और उसके बाद हुकूमत बनाने में, वो सबके सामने, उसमें मैं क्या राय दूं, वो सारी चीजें आपके सामने। ठीक, ये न्याजी साहब कहते थे कि ये वायरस एक फ्लू है और 97% लोग तो ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। उसके बाद इन्होंने फरमाया कि बड़ी खतरनाक वायरस आ गई है। उससे लेके अब तक कौम ने हजारों यू टर्न देखे हैं। आपकी राय में इस पे क्या ख्याल है? सबसे पहले तो मैं एक सवाल करूंगा कि पाकिस्तान में जो ये कोरोना वायरस आया उसका जिम्मेदार कौन जी? उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। लोग तो जुल्फी बुखारी का नाम लेते हैं। आज देखिए वो तो नाम आ गया है और उस पर सवाल है, और खुद उनकी अपनी हमशीरा ने बयान दिया है, पूरे लोगों ने बयान दिया है, मीडिया में मौजूद है, एक नहीं हजारों चीजें मौजूद है, इस पे नोटिस चले गए हैं, उसे जनाब उसको भी ख्वाजा आसिफ को भी चला गया है और मीडिया पर्सन को भी चले गए। तो सवाल ये पैदा होता है, हम तो ये कहते हैं कि सारी चीज वाज़ेह होने के बावजूद एक न्यूट्रल इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। कि देखिए जब चाइना से लोग नहीं आए थे, खुद हुकूमत के मिनिस्टर्स और डॉक्टर ने मारा है, जो हेल्थ के मिनिस्टर है, जो फॉरेन मिनिस्टर है, कि 78% जो कोरोना आया है वो ताफ्तान जायरीन से आया है। अब ताफ्तान और बाकी जो लिमिटेड पर्सन 17% है वो दूसरी जगहों से, यूके से, सऊदीया से, यूएई से आया, और 5% पाकिस्तान खुद की क्रिएशन है। तो अगर ये 78%, और ये तो 78 मांग रहे हैं, शेख रशीद ने तो 85 कह दिया, और असल हकीकत तो ये है कि 92% कोरोना ताफ्तान से आया, और उसके बाद ये कोरोना फैला है, और ये फैला है पॉलिटिकल अपनी अना की बुनियाद पर। कल कुछ कहना, आज कुछ कहना। आपने तो सिर्फ एक पॉइंट दिया है ना कि वो कहते थे कि जी ये नजला है, आप कहते थे कि ये, फिर उन्होंने कहा कि लोग नजला समझ के इसको इजी ले रहे हैं। तो उनकी किन किन बातों को जो है वो आप यहाँ पे लाएंगे जो कि चेंज हुई है, जो कि 180 डिग्री चेंज है। मेरा तो एक सवाल है कि कोरोना में जो आज डेथ हो रही है और जो मिसमैनेजमेंट हुई है उसको तो बाद में है, लेकिन जिस भी बुनियाद पर ये एंट्री हुई है, चाइना से नहीं आ सका जो मेन सोर्स था, क्योंकि आपने अलाउ नहीं किया। अगर आपने ताफ्तान से अलाउ नहीं किया होता तो ये नहीं आता। और आपने अगर लॉकडाउन, जिस तरह मैं यहाँ पे सलाम पेश करूंगा सिंध की हुकूमत को, मुराद अली शाह को, उनके लोगों को, कि उन्होंने बहुत खूबसूरत स्टेप लिया, उन्होंने बेहतरीन स्टेप लिया। मैंने ही नहीं, पूरे मीडिया ने उसको सपोर्ट किया कि उन्होंने सख्त तरीन लॉकडाउन किया, और जैसे ही लोग आए वैसे ही उन्होंने कैच किया। मैं इस वक्त नाम नहीं लेना चाहता, पंजाब जिस वक्त ताफ्तान से पंजाब में गए और उस वक्त तादाद थी कि सिंध के अंदर आपके 853 लोग आए थे ताफ्तान से, और उनमें से 40 लोगों को कोरोना पॉजिटिव था, और बलूचिस्तान में 414 गए थे। उनके अपने तर्जुमान के मुताबिक 14 लोग मौजूद थे, तो 3,500 पंजाब में गए थे। तो क्या वहां एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं था? लेकिन पंजाब के 3 बड़े बड़े ओहदेदार से जब मैंने सवाल पूछा कि 3,500 जो गए इसका, तो उन्होंने कहा कि जनाब हमें तो पता ही नहीं है कहाँ गए हैं, हमें तो ट्रेसिंग ही नहीं है, इस वक्त तो मल्टीप्लाई हो चुके होंगे, हमारी हुकूमतों को तो कुछ भी नहीं पता है।
और वो हुकूमत के बड़े आला ओहदेदार है। तो बताइए, इस तरह की वहां पे मिसमैनेजमेंट थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर फेडरल हुकूमत ने जिस तरीके से इस कोरोना को आपके सामने, हमारे सामने और पूरी दुनिया के सामने पेश किया और लॉकडाउन के मसाइल को रोका, फिर आप देख लें क्या हुआ। अगर मैं आपसे कहूं कि ये कांटेक्ट टू कांटेक्ट पर्सन लॉकडाउन से रोक देते, जिस तरह आपके ताइवान में हुआ, मलेशिया में, इंडोनेशिया में हुआ और जिस तरीके से न्यूजीलैंड में हुआ, और आप क्या, क्योंकि क्रिएशन नहीं थी और आप क्या, अगर ताबतान से ये एंट्री ना होती, आप यकीन करें पाकिस्तान आज अगर फुल लॉकडाउन 1 महीना हो जाता तो यकीन मानिए कि यही आज आपके पाकिस्तान में जो शख्स भी कोरोना से मर रहा है उसकी मुकम्मल जिम्मेदारी हुकूमत की है, हुकूमत के लोगों की है, उन जिम्मेदारों की है जिन्होंने ताबतान से बगैर टेस्ट के अलाउ किया, उन लोगों की है जिन्होंने अना की खातिर और पॉलिटिकल गेन की खातिर लॉकडाउन होने से रोका, जिन्होंने गलत इख्तियारात का इस्तेमाल किया, जिसके पास मैनेजमेंट नहीं थी, जिनके पास किट्स नहीं था, जिनके पास ट्रेनिंग नहीं थी, जिनके पास हॉस्पिटल नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने इन तमाम चीजों को गलत तरीके से। एक बड़ी अच्छी बात किसी डॉक्टर से पूछा कि पाकिस्तान में तो कोरोना के बहुत कम केसेस नजर आ रहे हैं और अमेरिका में बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, तो उसके डॉक्टर ने बहुत खूबसूरत बात की। उसने कहा हम एक दिन में 40,000 टेस्ट करते हैं, तो ज्यादातर लोगों के तक पहुंचते हैं तो नजर आता है पॉजिटिव। आप 1500 लोगों तक नहीं पहुंचते, तो बताइए आपके पास कोरोना कहाँ आएगा, कितने % कोरोना आपको मिलेगा। अगर आप आज 40,000 करें तो पता चले आप हमसे आगे निकल रहे हैं। आज भी मैं कह रहा हूं कि हुकूमत उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, उन लोगों को टेस्ट नहीं कर पा रही है, उनके किट्स मुनासिब नहीं है, उनके वेंटिलेटर नहीं है। ये सारी चीज तो अब तक है। हमारे मेडिकल के लोग जो फ्रंट लाइन पे है, सलाम है उनको कि वो अपनी जानों को जो है वो सामने आकर दे रहे हैं। इस मौके पे हुकूमत को, अपोजिशन को साथ लेकर पार्लियामेंट में बैठकर नेशनल इंटरेस्ट का मसला था, सिंध हुकूमत ने किया या केपीके ने किया या बलूचिस्तान ने किया, किसी ने भी किया, इसमें हुकूमत को फायदा लेना चाहिए था। सिंध हुकूमत से शहबाज शरीफ आए, उनका तजर्बा था, बहुत बड़ा तजर्बा था डेंगू का, उन्होंने बड़ा काम किया था उस पे, उनका तजर्बा लेके। लेकिन अफसोस यहाँ पॉलिटिकल गेन की बुनियाद पर आपने ऐसे हालात पैदा किए, अपने पॉलिटिकल लोगों को इस तरह की मैनूवरिंग की कि उन्होंने अवाम के अंदर नाइतफाकी पैदा कर ली, और आज ये हाल है कि जो भी मर रहा है, जो भी इस वक्त जा रहा है, मैं यकीन से कह सकता हूं, आप आज इंक्वायरी करें, आपको पता चल जाएगा कि वो सबसे बड़े जिम्मेदार हैं जिन्होंने ताबतान ज़ायरीन को इन बगैर टेस्ट के एंट्री दी। वो बहुत बड़े जिम्मेदार हैं, और दूसरे जिम्मेदार उन लोगों ने जिन्होंने इनिशियल स्टेज पे लॉकडाउन होने नहीं दिया। ठीक, डॉक्टर साहब एक सवाल आपके लिए आया है कि मियां शहबाज शरीफ और उस्मान बुज़दार की हुकूमतों का कोई कंपैरिजन अगर कर सके। यार क्या कंपैरिजन की बात कर, मैं तो कहता हूं भाई कि देखिए 1000 इख्तिलाफात हमने उठाए हैं, सख्ती उठाई है हमने जनाब शहबाज शरीफ की हुकूमत को बैठा के। अब देखें, अगर आप कंपैरिजन करने आएंगे तो ये बात भी होगी कि उस बेचारे ने तो एक यूसी की सीट पे नहीं बैठा है। अब शहबाज शरीफ तो कई दफा हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, तो प्लीज ये कंपैरिजन ना करवाए। ये कंपैरिजन ऐसे ही होगा जैसे जमीन और आसमान है। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के आखिर में कोई 20 जगह हमने कंटेनर पे सुना कि मैं आऊंगा तो टैक्स कलेक्शन 8,000 अरब तक पहुंचा दूंगा। मेरे पास 200 दानिश्वरों की एक ऐसी टीम है जो 90 दिन में पाकिस्तान को एशियन टाइगर बना देगी। हमें तो कहीं वो 200 हीरे नहीं दिखे, तो अब टैक्स कलेक्शन का हाल भी आपके सामने है, क्या कहिएगा? नहीं, अभी आप देख लें कि आप ये देख लेंगे बजट खसारा नवाज, आप कंपैरिजन की बात करा देते हैं। हम तो उस वक्त भी इस पे क्रिटिक्स करते थे जब उनका बजट खसारा नवाज शरीफ का 2017 में 1480 अरब था, और जरदारी साहब का उस वक्त भी हमने क्रिटिक किया जब 1105 अरब था।
आप कंपैरिजन कीजिएगा, सिर्फ 2 साल में 3,734 अरब हो गया। तो अब आप सोचिए, तो कहने का मतलब यह है कि टैक्स कलेक्शन कहां से है। अभी तो ये सब चीज कोरोना पे डालेंगे, लेकिन कोरोना का जो रिजल्ट आएगा ना मेरे भाई, कोरोना का अगर आपका जो भी बजट आएगा वो 2021 का आएगा। अभी जो भी फाइनेंशियल मैटर है जिसमें टैक्स कलेक्शन है, आप पहुंच ही नहीं पा रहे हैं अरब को। आप हजार आपके अरब का फॉल्ट आ रहा है आपके अंदर। आपकी फाइनेंशियल, आज मैं वाज़ेह तौर पे कह रहा हूं आपके सुनने वालों को कि मौजूदा इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस का कोरोना को आप नहीं दीजिएगा। कोरोना को आए हुए सिर्फ 2 महीना हुआ। कोरोना का रिजल्ट जो बहुत वर्स्ट होगा, बहुत खतरनाक होगा। क्यों? क्योंकि इस वक्त मौजूदा आपकी माशी तबाही है। तो आप सोचिए कि पोस्ट कोरोना आपका माशी हालत क्या हो। ठीक, डॉक्टर साहब, अल्लाह महफूज रखे उस वक्त से। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, करोड़ नौकरियां तो हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए, वो नहीं दे सकती। सारी कौम, हम खुद आपके लिए दुआ गो हैं कि आपकी नौकरी बहाल हो जाए, आपको रोजगार मिल जाए, क्योंकि हमने आपके मुंह से भी ये ख्वाब सुने थे, तो हम आपके लिए दुआ गो हैं। नहीं, बहुत अच्छा है, हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तानियों के लिए। हमारे साथ और बहुत से और एंकर है, रऊफ क्लासरा है, मतीन साहब है, तलत है, इसी तरह आप देखिए वो और भी हमारे बहुत सारे साथी हैं जिनको इस वक्त जबाबंदी कर दी गई है, जिनको ऑफ एयर कर दिया गया है, जिनको प्रोग्राम नहीं करने दिया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि इसी तरीके से आप मीर शकील रहमान को देख लें कि उनके ऊपर कोई एक 34 साल पुराना एक केस डाला है और आज 100 दिन से ज्यादा हो चुका है। आप एक चार्जशीट नहीं बना सके हैं। आप उनको अंदर बैठाकर दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? आप ये बताइए कि आपने हम समेत और कितने लोगों को, यकीन मानिए जिस घर में 2 बेरोजगार थे जिनके घर नहीं चल रहे थे, आज 5-5 बेरोजगार है उस घर में। वो लोग जो इस वक्त बेरोजगारी, अगर, और ये क्राइम क्यों बढ़ रहे हैं आप बताएं ना। मास्टर्स डिग्री वाले, एमबीए डिग्री वाले, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ऐसे लोगों आप मालूम करें जो बेचारे इस वक्त बैठे हुए हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत से पढ़ा है, जिनके वालिदैन ने अपने आप को बेचकर इनको डिग्री दिलवाई है आज, और इनका यकीन था कि इमरान खान की हुकूमत आएगी तो और इमरान खान ये दावा भी करते थे कि मेरी ताकत नौजवान है जी। लेकिन सबसे बड़ी तबाही इस वक्त जो आई है वो उन्हीं नौजवानों की आई है, उन्हीं पढ़े लिखे लोगों की आई है जो लोगों ने डिग्री लेके इस वक्त घूम रहे हैं, जिनके पास नहीं है। जो मीडिया में हाल है आप देखें, कई लोगों को निकाल दिया, हजारों लोग निकल गए, फैक्ट्री बंद हो गई है। आप ये देखें इस वक्त बड़े बड़े इदारों से लोगों को निकाल रहा है। स्टील मिल्स को देख लीजिए आप। अब ये एक बहुत खतरनाक काम करने जा रहे हैं जिसकी निशानदेही करना बहुत जरूरी है, और वो ये है कि देखिए आपके पास आप देखिए पैसा बनाना चाहिए था। आपको ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए थी कि आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई अपनी ताकत की बुनियाद पे करते, अपने रिसोर्सेस की बुनियाद पे करते। यही तो आपका वादा था। आप कर्ज पे चले गए। आपने ना सिर्फ आईएमएफ से कर्ज लिया बल्कि आपने अपने दोस्त ममालिक से भी कर्ज ले लिया। उसके बाद अब आपकी पोजीशन ये है कि वहां से कर्ज नहीं आ रहा है। जो रिमिटेंस आता था, जो बाहर के लोग देते थे, वो बेचारे भी रुल रहे हैं, मर रहे हैं, नौकरियों से निकल रहे हैं, वो भी नहीं देते। अब आपने एक नया काम शुरू कर दिया है और वो ये किया है कि आप अपने असासे बेच रहे हैं, आप एयरपोर्ट बेचने की कोशिश कर रहे हैं, आप स्टील मिल बेचने की कोशिश कर रहे हैं, आप जो है वो पेरिस का वो होटल बेचने की कोशिश कर रहे हैं, रोजवेल्ट होटल बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह सुना है कि और भी अहम इदारों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप इदारों को, यानी पाकिस्तान को बेचकर आपको हुकूमत चलाएंगे? तो मेहरबानी करें, ऐसा ना करें। बाकी रही, मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो भी हालात है ये अभी पोस्ट कोरोना नहीं है, ये आपकी गलत हिकमत अमली और नाअहलियत और आपकी पूरी टीम की नाअहलियत का रिजल्ट है जो सामने नजर आ रहा है।
और पोस्ट कोरोना का जब रिजल्ट आएगा वो बहुत भयानक होगा। जी जी, शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त आज शो में दिया। हजारों सामीन ने आपको सुना, देखने वालों ने आपको देखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका और आपके सामीन का। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। और नाजरीन का थैंक यू। जी दोस्तों, आपने आज का हमारा शो देखा डॉक्टर दानिश के साथ। उन्होंने कई इंकशाफात किए। अब हमारे अगले शो तक के लिए करें इंतजार। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट से जरूर आगाह कीजिएगा। अपनी फैमिली का रखें ख्याल। अल्लाह निगहबान।